कहानी है 2 करोड़ की चोरी। आतिफ, हकीम और राशिद एक मिडिल क्लास के कॉफ़ी हाउस में बैठे कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे। तीनों 10वीं क्लास तक साथ साथ पढ़े थे। हकीम और राशिद पहले से कॉफ़ी हाउस में थे, जबकि आतिफ थोड़ी देर पहले वहां पहुंचा था। तीनों की भेंट कभी कभार ही होती थी। तो तुम आजकल टैक्सी चला रहे हो? हकीम ने आतिफ से पूछा। हाँ, क्या तुमने यही पूछने के लिए बुलाया था? आतिफ ने खुश्क स्वर में कहा और हकीम के कीमती सूट की तरफ देखा। हकीम उसके चेहरे को ताकते हुए बोला, और तुम्हारी टांगें, क्या तुम पहले की तरह अब भी तेज दौड़ सकते हो? टांगें भी ठीक है, लेकिन इस बात का मुझे यहाँ बुलाने से क्या संबंध है? आतिफ ने उसे घूरते हुए कहा। इस बारे में तुम्हें राशिद बताएगा। हकीम ने राशिद की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब तक बिल्कुल चुपचाप बैठा था। वह दुबला पतला युवक था, लेकिन उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे वह कान लगाकर कोई आवाज सुन रहा हो। उसके बारे में यह मशहूर था कि वह 50 गज के फासले से ही पुलिस वालों के कदमों की आहट सुन लेता था। हकीम और राशिद आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहते थे। वे कभी कभी बड़ा हाथ भी मार लेते थे। राशिद बोला, तुम्हें स्कूल में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र कहा जाता था। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतना तेज दौड़ते हुए नहीं देखा। तुमने 1 किलोमीटर दौड़ने का क्या रिकॉर्ड बनाया था आतिफ? 4 मिनट 10 सेकंड। लेकिन यह स्कूल के जमाने की बात है। बाद में तो मैं 24 सेकंड में 220 गज का फासला तय करके स्टेट चैंपियन बन गया था। लेकिन उसके बाद कमबख्त सिराज ने 22 सेकंड में यह फासला तय करके मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई सोच सकता है कि सिर्फ 2 सेकंड के फर्क से मैं दूसरे नंबर पर आ गया? आतिफ निराश स्वर में बोला। हकीम धीरे से हंसा। मुझे यकीन था कि तुम उस मनहूस सिराज को पराजित करने में कामयाब हो जाओगे। वह बड़ा मगरूर और बददिमाग लड़का था। सिराज कहाँ है आजकल? राशिद ने पूछा। पता नहीं, किसी बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर नौकरी कर रहा होगा। वह पढ़ने में भी तो काफी तेज था। आतिफ ने कहा। सिराज ऊंची पोस्ट पर और तुम टैक्सी ड्राइवर, यहाँ भी तुम उससे मात खा गए। राशिद आंखें बंद करके मुस्कुराया। आतिफ की मुट्ठियां भिज गईं। अब यह सब बातें छोड़ो। बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? 66 लाख रुपए। क्या तुम यह रकम लेना पसंद करोगे? आतिफ का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, क्या तुम लोग कहीं डाका डालना चाहते हो? तुम्हें हम दोनों के कामों के बारे में तो मालूम ही होगा, इसलिए ताज्जुब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 66 लाख रुपए कमाने में दिलचस्पी हो तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। हकीम ने उसके चेहरे पर निगाहें गड़ाते हुए कहा। लेकिन मैं ही क्यों? आतिफ बोला, हमें एक तेज दौड़ने वाले आदमी की जरूरत है। काम बहुत आसान है, जिसमें नाकामी का सवाल ही नहीं पैदा होता और आमदनी, तुम सुन ही चुके हो, तीसरा हिस्सा 66 लाख रुपए बनता है। क्या ख्याल है? राशिद ने कहा। पूरी बात सुने बगैर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? आतिफ को अब 66 लाख रुपए लहराते हुए दिखाई देने लगे थे। राशिद ने सिर हिलाया और मेज पर आगे की तरफ झुकता हुआ बोला, नाजिमाबाद में एक बहुत बड़ी टूल फैक्ट्री है। हकीम पिछले 2 महीने से वहीं नौकरी कर रहा है। हर माह की 5 तारीख को वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है। यह धनराशि लगभग 200 लाख होती है, यानी 2 करोड़ रुपए। राशिद ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर मेज पर फैला दिया। आतिफ ने उस पर खींची हुई टेढ़ी तिरछी लकीरों को देखा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ये देखो, यह है फैक्ट्री की चारदीवारी और यह है प्रवेश द्वार। इसके पास ही एक छोटा सा दरवाजा है। बड़े दरवाजे से फैक्ट्री के कर्मचारी आते जाते हैं, इसलिए यह दिन में 4 बार ही खुलता है। लेकिन छोटा दरवाजा खुला रहता है, जहां से फैक्ट्री के दफ्तर के लोग आते जाते हैं। दरवाजे के अंदर दाखिल हो तो खुला मैदान आता है जो सीमेंट का बना हुआ है। यह मैदान पार करने के बाद फैक्ट्री का ऑफिस है। फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार और ऑफिस के बीच करीब 500 फुट की दूरी है। पहले यह मैदान ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी करने के काम आता था, लेकिन अब फैक्ट्री के मालिकों ने सामने वाला प्लाट भी खरीद लिया है, जहां सभी गाड़ियां खड़ी की जाती है। मैदान में सुबह शाम ट्रकों पर माल लादा और उतारा जाता है। बाकी समय यह खाली पड़ा रहता है। हकीम ने विस्तार से आतिफ को बताते हुए कहा।
अब तुम समझे कि हमें तुम्हारी मदद की क्यों जरूरत पड़ी। आतिफ हैरानी से उन दोनों को बारी बारी से देखता रहा। राशिद बोला, फैक्ट्री के प्रवेश द्वार से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। फैक्ट्री के ऑफिस में 200 लाख की धनराशि होती है। तुम्हें ऑफिस के अंदर से धनराशि का थैला उठाकर फैक्ट्री के प्रवेश द्वार तक दौड़ लगानी है, बहुत तेज। बाहर हम लोग गाड़ी में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही तुम गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी 10 सेकंड में वहां से 1 मील दूर पहुंच जाएगी। सारा मामला 660 फुट मैदान पार करने का है। यानी मैं। आतिफ ने कुछ कहना चाहा। हाँ, तुम्हारे जैसा तेज दौड़ने वाला आदमी ही यह काम कर सकता है। 5 तारीख को सुबह ठीक 10:30 बजे अकाउंटेंट तिजोरी में से 200 लाख रुपए निकालता है। उसकी मदद के लिए 3 औरतें होती हैं। वे कमरा बंद करके रकम गिनते हैं और हर कर्मचारी की तनख्वाह के अनुसार रकम को लिफाफों में बंद करते जाते हैं। रकम प्राप्त करना कोई मसला नहीं है। अकाउंटेंट एक बूढ़ा आदमी है। रिवॉल्वर देखकर वह कोई विरोध नहीं करेगा। और तीनों औरतें तो डर के मारे कांपने लगेंगी। बस तुम्हें रुपयों का थैला उठाकर फैक्ट्री के प्रवेश द्वार तक दौड़ लगानी है, तेज, खूब तेज। तुम्हें सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। हकीम ने आतिफ को उत्साहित करते हुए कहा। नहीं नहीं, आतिफ ने जल्दी से कहा, मैं यह काम नहीं कर सकता। चाहे तुम मुझे कितने ही रुपए दो, इस काम में बहुत खतरा है। फिर सवाल यह भी है कि मुझे प्रवेश द्वार के अंदर कौन जाने देगा। फैक्ट्री के कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, जिन्हें दिखाकर अंदर जाने की अनुमति मिलती है। राशिद बोला, पहचान पत्र पर फोटो नहीं होती। तुम हकीम का पहचान पत्र दिखाकर अंदर जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फैक्ट्री में रोजाना नए कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं, क्योंकि 1-2 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। फैक्ट्री काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी गार्ड या गेटमैन इतने कर्मचारियों या मजदूरों के चेहरे याद नहीं रख सकता। आतिफ, यह बड़ा आसान काम है और तुम जैसे तेज दौड़ने वाले आदमी के लिए तो यह कोई काम ही नहीं है। मैं तेज दौड़ सकता हूं लेकिन गोली की रफ्तार से मुकाबला नहीं कर सकता। आतिफ ने हकबकाते हुए कहा, गोली चलने की नौबत नहीं आएगी। बूढ़े अकाउंटेंट को गोली चलानी नहीं आती। वह कमरे का दरवाजा बंद रखने का आदी है। हकीम बोला, लेकिन आतिफ फिर भी नहीं तैयार हुआ। उसने कहा कि वह बंद दरवाजा कैसे तोड़ेगा। इस पर हकीम ने कहा, मैं रिपेयरिंग विभाग में कार्यरत हूँ। मैं घटना से 1 दिन पहले उस दरवाजे की कुंडी कुछ ढीली कर दूंगा, जिससे वह एक धक्के में खुल जाएगा। लेकिन तब भी आतिफ यह काम करने को तैयार नहीं हुआ। इस पर राशिद बोला, आतिफ अब दौड़ने के काबिल नहीं रहा। ये बात नहीं है। आतिफ ने विरोध किया, हमें मालूम है तुम दौड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हौसले की कमी है। यही वजह है कि तुम सिराज से शिकस्त खा गए। राशिद जोर से हंसा। 66 लाख से तो तुम कई टैक्सियों के मालिक बन सकते हो, लेकिन तुम इसके लिए कोशिश करना ही नहीं चाहते। फिर वह हकीम से बोला, चलो हकीम, किसी दूसरे की तलाश करें, जो तेज दौड़ने के साथ साथ शानदार भविष्य का इच्छुक हो। राशिद और हकीम उठ खड़े हुए। राशिद जाते समय आतिफ से बोला कि अगर वह अपना फैसला बदले तो हकीम को फोन कर दे। आतिफ ने कहा, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। लेकिन अगली रात आतिफ ने अपना फैसला बदल दिया और उनके साथ काम करने को तैयार हो गया। फिर दूसरे ही दिन से आतिफ ने मैदान में दौड़ लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया। उसे यह देखकर बहुत तसल्ली हुई कि वह अब भी उतना ही तेज दौड़ सकता है। फर्क सिर्फ यह पड़ा था कि अभ्यास छूटने से उसकी सांस अब जल्दी फूलने लगी थी। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं थी। उसे फैक्ट्री के ऑफिस से प्रवेश द्वार तक सिर्फ एक ही बार दौड़ लगानी थी। फिर तो उसे गाड़ी में बैठकर वहां से निकल भागना था। रविवार के दिन आतिफ ने जब मैदान में दौड़ लगाई तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी रफ्तार पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। शीघ्र ही 5 तारीख आ गई, जिस दिन टूल फैक्ट्री में तनख्वाह बढ़नी थी और आतिफ को राशिद एवं हकीम के साथ नाजिमाबाद पहुंचना था। 1 घंटे के बाद वे लोग फैक्ट्री के पास पहुंच गए। राशिद ने फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ दूर पहले ही अपनी गाड़ी रोक दी। वहां से आतिफ पैदल ही फैक्ट्री तक पहुंचा। ठीक 10 बजे फैक्ट्री का दरवाजा खुला और कर्मचारी कतारबद्ध होकर अंदर जाने लगे। आतिफ भी लाइन में लग गया।
नंबर आने पर उसने चौकीदार को हकीम का पहचान पत्र दिखाया, जिसने सरसरी तौर से उस पर नजर डाली और आगे बढ़ने का इशारा किया। दरवाजे से घुसने पर उसने अंदर का निरीक्षण किया। राशिद ने वहां का जो नक्शा बनाया था वह एकदम ठीक था। आतिफ ने फैक्ट्री के ऑफिस से छोटे दरवाजे तक का फासला नजरों से मापा। वह लगभग 660 फुट ही था, यानी 166 गज। आतिफ यह फासला 15-16 सेकंड में तय कर सकता था। अब उसे यह इत्मीनान हो गया कि यह काम वाकई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इससे पहले आतिफ राशिद और हकीम इस योजना पर कई बार बात कर चुके थे तथा हर मामले पर अपनी दृष्टि डाल चुके थे। यही नहीं, आतिफ हकीम से मिलने के बहाने पूरी फैक्ट्री बाहर से देख चुका था। आतिफ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह अन्य कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री के अंदर नहीं गया, बल्कि कुछ दूरी पर बने शौचालय की ओर बढ़ गया। उसे अपना काम ठीक 10:30 बजे अंजाम देना था। 10:25 पर वह शौचालय से बाहर निकला और फैक्ट्री के ऑफिस के पास पहुंचकर रुक गया। उसने जेब में रिवाल्वर टटोला जिसे राशिद ने दिया था। फिर वह ऑफिस के अंदर पहुंचा। आतिफ ने खिड़की से देखा कि तनख्वाह बांटने वाले कमरे में बूढ़ा अकाउंटेंट और 3 औरतें थीं। अकाउंटेंट तिजोरी से रुपए निकालकर थैले में डाल चुका था। आतिफ ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाजा टस से मस न हुआ। एक क्षण के लिए उसके होश उड़ गए, लेकिन जब उसने थोड़ा जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। बूढ़े अकाउंटेंट ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, फिर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने प्रश्नवाचक नजरों से आतिफ को देखा, जो अब तक रिवाल्वर निकाल चुका था। रिवाल्वर देखकर तीनों औरतों की चीखें निकल गईं। खामोश, आतिफ ने सख्त स्वर में कहा। चुपचाप रुपयों का थैला मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। नहीं, बूढ़े अकाउंटेंट की सांसें फूलने लगी। इसमें हमारी तनख्वाहें हैं, जल्दी करो, आतिफ ने कठोर स्वर में कहा। बूढ़े अकाउंटेंट ने डर के मारे नोटों से भरा थैला आतिफ की ओर बढ़ा दिया। आतिफ ने झपट कर थैला ले लिया। थैला बहुत भारी था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि नोटों में भी काफी वजन होता है। वह सोचने लगा कि थैला लेकर दौड़ लगाने में उसे जरूर परेशानी होगी, लेकिन फिर भी वह 660 फुट का फासला 15-16 सेकंड में तय कर सकता था। आतिफ दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने शोर मचाया या मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। फिर शीघ्र ही वह कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की कुंडी लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। 7 साल पहले का जमाना लौट आया, जब आतिफ दर्शकों के सामने दौड़ लगाता था। आज भी वह अपनी योग्यता का भरपूर प्रदर्शन कर रहा था। उसके कानों में तेज हवाओं की सीटियां गूंज रही थीं। आतिफ को अपने पीछे दौड़ते कदमों का एहसास हो रहा था। ऐसे में उसके पैरों में मानो पंख लग गए थे। वह जी-जान से तेज दौड़ रहा था। उसकी नजरों के सामने छोटा दरवाजा तेजी से पास आता जा रहा था। उस दरवाजे के बाहर राशिद और हकीम गाड़ी में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जिंदगी में कभी पहले इससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ा था। अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ने का प्रयास किया। खतरे का एहसास होते ही क्षण भर के लिए उसका बदन टेढ़ा हो गया। आतिफ का कंधा पूरी ताकत के साथ सीमेंट के पक्के फर्श से टकराया, लेकिन रुपयों का थैला उसके हाथ से फिर भी नहीं छूटा। ऐसे में उसके चेहरे के अंग सुरक्षित रहे। अगर वह सीधा गिरता तो शायद काफी समय तक कोई उसे पहचान न पाता। जमीन से टकराते ही आतिफ के फेफड़ों में भरी हुई हवा निकल गई। उसने एक गहरी सांस लेकर जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी टांगें बड़ी मजबूती से पकड़ रखी थी। उसके गले से एक तेज चीख निकल गई। यह कैसे संभव हो सकता था? वह तो अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं दौड़ा था। आखिर कोई आदमी उसे किस तरह पकड़ने में सफल हो गया? उसने सिर घुमाकर पीछे देखा, एक युवक उसके टखने पकड़े हुए था। वह युवक बोला, माफ करना मित्र, इस थैले में मेरी तनख्वाह है, इसलिए मैं तुम्हें यह थैला लेकर भागने की इजाजत नहीं दे सकता। पहले तो आतिफ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, फिर धीरे धीरे उसने उस युवक को पहचान लिया। उसने छोटी सी दाढ़ी बढ़ा रखी थी। उसे पकड़ने वाला युवक सिराज था, जिसने 7 साल पहले कॉलेज में उसे दौड़ प्रतियोगिता में हराया था। सिराज, तुम?
आतिफ के हलक से एक दर्द भरी कराह निकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस टूल फैक्ट्री का कर्मचारी हूँ, सिराज ने कठोर स्वर में जवाब दिया। एक विभाग का मैनेजर। फिर पलक झपकते ही वहां फैक्ट्री के बहुत से कर्मचारी इकट्ठा हो गए। उन्होंने पहले रुपयों का थैला उठाया, फिर आतिफ को उसके पैरों पर खड़ा किया। वे आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। राशिद और हकीम को भी पकड़ लिया गया था। आतिफ को उन दोनों की कोई परवाह नहीं थी। उसे रुपए हाथ से निकल जाने का भी कोई दुख नहीं हुआ। आतिफ को बस एक ही बात का अफसोस था कि इस बार भी वह दौड़ में सिराज के मुकाबले दूसरे नंबर पर रहा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।